नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए स्वर्णलता उपन्यास का 13वां अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह के उपन्यास और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। ढलती बेला की धूप खिसकते खिसकते बरामदे से आंगन में उतर आई। फुलेश्वरी भी सिलाई का अपना सरंजाम लिए हटते हटते बरामदे से आंगन में चली गई। इसके बाद छत पर जाएगी। दिए की रोशनी में अब आंखों से वैसा नहीं दिखता, इसलिए दिन के उजाले में अंतिम बिंदु के लिए भी दौड़ धूप। बेटा मना करता है मामूली कथरी के लिए तुम अपनी आंखों का माथा मत खपाओ। जीवन भर तो कथरी में फूल काटती रही, अब क्यों? अमूल्य की माँ फुलेश्वरी बेटे की इस बकझक पर हंसती, कहती जीवन भर तो खा रही हूँ, फिर भी क्यों खाती हूँ? इससे इसकी तुलना नहीं माँ, तुम बख्शो, नहीं तो अंत तक अंधी हो जाओगी। फुलेश्वरी तेजी से कहती, यूं ही हो गई अंधी? भगवान की लीला पर काम कर रही हूँ। स्वर्ण ने सुना अवाक, पूछे बिना नहीं रहा गया। पूछा किसका काम कर रही हो? सुभाला हंस उठी, नहीं जानती हूँ, जानोगे भी कहाँ से? मेरी सास को तो यही एक रोग है, 12 महीने कतरी सीती रहती है। कौन सोएगा? किसे जरूरत है? इसका कोई मतलब नहीं, बस सिलाई, और वह भी क्या, केवल फूल पत्ती की हुआ ना हुआ मिटा डाला, सो नहीं। बदस्तूर का एक झमेला। पुराण की कथाओं के चित्र आंकने लग जाती है कतरी पर। अभी माँ यशोदा का मक्खन मथना काट रही है। अच्छा, नहीं तो रोग क्यों कह रही हूँ? उस लीला की छोटी छोटी सारी ही बातें बैठी बैठी सिल रही है। आसमान में जब तक रोशनी रहेगी उस रोशनी का लाभ लेंगे। मैं कहती हूँ यह फिर भी अच्छा है। मोहल्ले की दूसरी बड़ी बुढ़ियों की तरह निंदा करने की बजाय कतरी सी रही है बैठी बैठी। स्वर्ण सवाल के बाद सवाल करने लगी। सुबाला के बच्चे तो बड़े हो गए, उन कतरियों पर सोएगा कौन? कौन सोएगा? हाय रम, वह क्या सोने के लिए है? माँ यशोदा की मूर्ति आँखी कतरी, वह सिर्फ ओढ़ने के लिए? ओढ़ेंगे सुबाला के भविष्य के पोती पोते। फुलेश्वरी तो तब तक रहेंगी नहीं, अपने हाथ का काम रख जाएंगे। लोग सोना दाना रख जाते हैं, इन्हें वह सब तो नहीं है, इसलिए। स्वर्ण ने सोचा कितना अच्छा है, घर की मालकिन घर के सब लोगों पर पैनी निगाह रखकर, उनकी खोट निकाल कर, बुरा भला न कहकर, सुई पर नजर रखकर, सूते से आकी हुई छवि को बैठी बैठी निर्दोष बना रही है। कितनी सौभाग्यशाली है सुबाला। स्वर्ण ने निश्वास छोड़ा, बोली सोना दाना से यह कहीं दामी है। अच्छा, सुई में धागा डाल सकती हैं? बाप रे, मुझसे कहीं अच्छी तरह से। 50 सुई में 50 तरह का सूता डालती रहती है 24 घंटे। नशा है नशा। नशा? नशा मात्र ही क्या नुकसानदेह है? दूसरों के बदन में सुई चुभाने की प्रवृत्ति से कतरी में सुई चलाना कहीं अच्छा नशा है। कैसी अनोखी निष्ठा है, और नाम भी उतना ही सुंदर, फुलेश्वरी। अपने भाग्य के प्रति सुबाला कृतज्ञ है या नहीं मालूम, किंतु स्वर्ण यदि फुलेश्वरी की बहू होती। सुबाला ने यह भी बताया किसी में के 6-5 में नहीं, जगत है या नहीं इसका भी ख्याल नहीं, बस अपनी शिल्प कला में डूबी रहती है। फिर भी क्या स्वर्ण नहीं कहे कि सुबाला भाग्यवती है? धीरे धीरे स्वर्ण फुलेश्वरी के नजदीक जाकर बैठी। सुई में धागा डालते डालते फुलेश्वरी ने कहा, कौन? अरे कलकत्ते की बहू रानी, आओ बैठो। बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। इन शहरी बच्चों को यहाँ कितना कष्ट है। कष्ट क्यों माँ जी, सुख कहिए। इतनी खुली जगह, ऐसी धूप हवा जीवन में कभी देखी है इन्होंने? अच्छा माँ जी, फटे कपड़ों की ये कतरियाँ, इन पर इतनी मेहनत से क्या, इतने फूल काट कर क्या होता है? यह बात क्या स्वर्ण की अपनी है? नहीं, वह बूढ़ी के अंतर की बात अदा करना चाहती है। सो अंदर की बात कहीं? फुलेश्वरी हंसकर बोली, फूल क्या इन फटी कतरियों के पर काटती हूँ बिटिया? फूल काटती हूँ मन पर। आजीवन तो धान ही उबाला, गोबर बिना, लकड़ी काटी, पानी भरा, रसोई की। अच्छा काम तो कुछ भी नहीं हुआ। यह फिर भी एक अच्छा काम है। फुलेश्वरी ने एकाएक गला धीमा कर लिया, बोली, तुम्हारे पास साड़ी की फटी कोर है कलकत्ते की बहरानी? खूब चटकदार कोर, जिसमें से अच्छा अच्छा धागा निकले। गला धीमा करने पर भी सुबाला ने सुन लिया। सुबाला बोल उठी, माँ की बात कई दिनों के लिए आई है, वह क्या फटी साड़ियाँ ले आई? तभी स्वर्ण बोल उठी, लाई हूँ माँ जी, लाई हूँ, तुरंत दे रही हूँ। फुलेश्वरी बोल उठी, राज रानी बनो, तुम्हारी कलाई की चूड़ी वज्र हो। कैसी कोर है? लाल? लाल काली दोनों है। आह मेरी सोना बिटिया, इन्हीं 2 रंगों के लिए काम रुका पड़ा है।
लेकिन हाँ, कलकत्ते की बहुरानी विलायती कौर के कपड़े नहीं, फिर तो अंबिका मुझे साबुत नहीं रहने देगा। स्वर्ण ने एक बार फुलेश्वरी के मुंह की ओर निहारा, अबाक। ये कपड़े, ये सारे धागे सब देशी हैं। फुलेश्वरी मुस्कुराई, बोली, झूठ क्या कहूँ, यह कपड़ा भी विलायती है, इसके धागे भी आधे विलायती है। जब आरंभ किया था तब देशी विलायती के नारे नहीं थे। देख नहीं रही, पहले की सिलाई झकमक है, अभी की फीकी। मन नहीं बढ़ता, परंतु करूँ क्या। लड़का दुखी होता है, कहता है, बस यह झकमक ही तुम्हारे लिए बड़ी चीज है। बुला चुकी माँ यशोदा का चित्र है, नहीं तो जला देता। स्वदेशी कपड़े का सूत हो तो। जी अभी लाई। स्वर्ण चली गई। सुबाला ने कहा, रोक क्या, यूं ही कहती हूँ, जो मिले उसी से कहेंगी। फटे कपड़े की कोर है, तुम फटी कोर कहाँ पाओगी भला। पाऊंगी। स्वर्ण झट कमरे में गई, बक्सा खोला, 2 साबुत साड़ियों की कोर फाड़ फाड़ कर ढेर करने लगी। कोर का रंग जरा फीका था, यही खैर हुई। बड़े भरोसे से सुबोध ने छोटे भाई की पत्नी से कहा था, ब्राह्मण के लड़के हैं, 2 मुट्ठी चावल नहीं उबाल सकेंगे, लेकिन व्यवहार में देखा जा रहा है ब्राह्मण संतान का गौरव अक्षुण्ण नहीं रह पा रहा है। दुनिया का सहजतम और औछा से औछा काम यह भात पकाना, उसी में 4 जवानों को पसीना बहाना पड़ रहा है। यह तो बहुत ही सींच कर पिंड हो जाता, माड़ निकालने की गुंजाइश नहीं रह जाती तो बहुत सावधानी से प्राय चावल ही रह जाता, या शायद पानी के हिसाब से कमी होने से अचानक सुगंध से मोहल्ले भर को आमोदित किए देता। इसके सिवाय माड़ निकालने में उंगलियों के नोक पर छोटे छोटे फफोले भी पड़ गए भाइयों के, क्योंकि एक की अपटुता पर मजाक की हंस हंस कर दूसरा हाथ लगाने गया। चूल्हा सुलगाना भी तो आसान नहीं, बराबर ही कहिए। चूल्हे के भीतर गोईठे बिछा बिछा कर आग जलाकर ऊपर से कोयला डालना पड़ता है। यह तरीका किसी का भी अजाना नहीं। गृहस्थ घर का लड़का माँ सदा खटती रही, वह आसपास घूमता रहा, परंतु जाने जगत का वही काम करने जाने में ऐसा रहस्यमय उठेगा, यह कौन जानता था। तरीके से काम होता, कुछ देर के लिए सारा कार्य धूम्रलोक में परिणत हो जाता, परंतु धुएं के उस जाल से छुटकारा मिलते ही पता चलता धुएं के पीछे आग नहीं है। क्यों जो ऐसा होता है समझ नहीं आता, लेकिन उसी पद्धति से आखिर चूल्हा जलता भी तो है। 3-4 बार धुआं धुआं होकर अंत तक आग के दर्शन मिल ही जाते। ये दोनों काम ऐसे झमेले के हैं, कहाँ पहले तो कभी नहीं लगता था, बल्कि आंखों में जरा सा धुआं लगता ही बकझक होती। इतना धुआं क्यों, रसोई का दरवाजा क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है। मुखराद हरिदासी कहती, दादा बाबू, चूल्हे में आँच देने से धुआं नहीं होगा तो क्या फूल बरसेगा। आप लोग बैठ कैसे बैठकर तेरी मेरी कर रहे हैं, और भाभियां उसी धुएं में बैठकर कूट पीस रही हैं, वे तो कुछ नहीं बोलती। हरिदासी की इस दुस्साहसिकता पर मुक्तकेशी की डांट पड़ती। तू चुप रह हरिदासी, किससे किसकी तुलना। तेरी भाभियां धुएं में बैठी हैं तो क्या दादा बाबू लोग भी बैठे रहेंगे, सिर पैर एक होंगे। हरिदासी मुक्तकेशी से भी रियायत नहीं करती, खींच कर कहती है, मुझे नहीं मालूम माँ जी, कौन सिर है कौन पैर, और फिर सिर ही दामी है क्या, पैर सस्ता है यह क्यों। यह आप ही कह सकते हैं, सिर आखिर पाँव पर ही तो खड़ा रहता है, हम लोग तो पाँव के भी नीचे हैं, मगर हमारे बिना तो आप लोगों का एक दिन भी नहीं चलता। क्यों नहीं कहेगी, मजली भाभी की चेली जो ठहरी तू, यह माँ जननी तो रात दिन उन्हीं बातों की खेती करती है। मुक्तकेशी चुप हो जाती, क्योंकि वह जानती है हरिदासी जैसा काम 100 में से एक को भी शायद मिले, उसे ज़्यादा नाराज नहीं किया जा सकता। वहाँ तो चुप हो जाती, पर यहाँ बेटों के पास आकर शिकायत करती, टर टर बात सुनते हो, यह मजली बहू का ही किया धरा है, उन्हीं लोगों का गीत गाते रहती है। गरीब के आदमी नहीं होते ओछे लोग, ये शब्द किसी के बदन पर लिखे नहीं होते। वेतन पर उन्हें रखने का यह मतलब थोड़ी है कि हमें उनका सिर खरीद लिया। वे काम करती हैं, हम पैसा देते हैं, हो गया बराबर। बेटे कहते, जवाब दे दो ना उसको, कलकत्ते में क्या नौकरानी नहीं मिलेगी। मुक्तकेशी भीतर का भेद नहीं खोलती, कहती है, ऐसी आसानी से नहीं मिलेगी। लंका में जो आएगा वही रावण होगा। मझली बहू फिर उसी को लेकर पाठशाला चलाएगी। सुन तो रही हूँ, रोज ही कह रही है, हरिदासी अपने बेटे को तूने इसी उम्र में पान की दुकान में काम करने को भेज दिया, पढ़ाना लिखाना नहीं था, हमारे यहाँ ले आया करना, शाम को बच्चों के पास बैठा रहेगा, पढ़ना सुन सुनकर भी तो कुछ सीखेगा। वे लोग सुनकर हा हा करके हंस उठे। हरिदासी के बेटे की पढ़ाई की चिंता भी मझली बहू को नींद नहीं आती। खूब खूब क्या बताऊं, वह स्त्री पढ़ती लिखती तो बेदाग गाउन पहनकर कचहरी जाती, लेकिन हरिदासी की जैसी बोली चाली हो गई, अब उसे जवाब दे देना ही अच्छा है। तिस पर अब स्वदेशी बाबुओं की चेली हो रही है, विदा करो उसे, हटाओ।
किंतु अब मुक्तकेशी के बेटे कातर होकर कह रहे हैं, हरिदासी भी भाग गई, वह रही होती तो ऐसे झमेले में नहीं पड़ना पड़ता। ज्यादा खफा प्रकाश ही है, क्योंकि झूठे बर्तन मांजने का भार उसी पर है, छोटा है, लिहाजा यह कर्तव्य उसी का है। बड़े तो कुछ छोटे का झूठा नहीं साफ करेंगे। फिर सुबोध ने जो प्रस्ताव रखा था, अपनी अपनी थाली सब आप धो लिया करें, इस पर राजी होने में भी चक्षु लज्जा हुई, इसलिए प्रकाश को कष्ट अधिक है। चावल पकाने और चूल्हा सुलगाने में प्रत्येक ने प्रत्येक की हंसी उड़ाई और आप ही हंसी का पात्र बना। अब सभी एक साथ ही रसोई में आकर लग जाते हैं। प्रकाश को आंगन में भी उतरना पड़ता है। कमरा, दालान, सीढ़ी साफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्त्रियां जब से गई हैं, काम सब बंद है। हरिदासी तो पहले ही गई। झूठे बर्तन तो आमोद है अनिवार्य, इसलिए हौज पर थाली को रखकर बड़े बड़े मांजने के अध्याय को पूरा करने में प्रकाश खिजला उठता है। गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथ में होती तो देखता, नौकरानी कैसे जाती। महामारी से जान बचाने के लिए वह भी भागी, बड़ा दामी प्राण, उसके नहीं रहने से पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा क्या। सुबोध ने सुना तो इसका प्रतिवाद किया, अरे पृथ्वी की क्षति हो ना हो, उसकी तो क्षति होती, अपना प्राण अपने लिए सभी का दामी है। महामारी के डर से कौन नहीं भाग रहा। अरे बाप रे, देखता हूँ बड़े भैया भी मजरी बहू के चेला हो रहे हैं। प्रकाश हंस उठा, मैं कहता हूँ हम लोग भी तो हैं, अच्छे खासे जीते जागते। हम कुछ हरिदासी से भी अधम नहीं। सो नहीं, हम लोगों को प्राणों से नौकरी की माया बड़ी है, उन्हें वह नहीं है। वे कहेंगे पहले बच तो ले, फिर देखा जाएगा। अच्छा वही देखे, लेकिन लौटने पर उसका दंड देने का भार जिसमें मेरे हाथों रखा ही देता हूँ। अचानक ही बातों में रुकावट आई। एक खर्राट गला कान फाड़ते हुए गूंज उठा, चौखट पार करना बंद कर दरवाजा। हुक्म किस कब्र हो रहा है? ले मैं तो पार कर आया। अरे जग्गू दादा। वे रसोई घर से बाहर निकल आए। जग्गू हैरान होकर बोल उठा, अरे तीन मर्द मिलकर रसोई में क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हैं? प्रबोध ने विरक्त से कहा, रसोई कर रहे हैं। रसोई? तुम लोगों ने रसोई करना कब सीखा? आसमान फाड़ने वाले गले से जग्गू ठठाकर हंस पड़ा, तुम लोगों को अंदर महल के पास फटकते तो कभी देखा नहीं। अलबत्त मैं हूँ। रसोई करते करते पक गया। स्वर्गाधिपी गरेसी की तबीयत खराब होते ही तो इस बदनसीब की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी डर से मेरी माताजी अपनी रोग बीमारी छिपाती फिरती है। मैं भी वैसा ही घाघ हूँ। उनके आंख मुंह का हाल बेहाल देखते ही झपट पड़ता हूँ। नब्ज देखता हूँ, जीभ देखता हूँ, कसम देता हूँ, आखिर मुझे गाली देती हुई जाकर कतरी ओढ़कर सो जाती है। प्रभास ने कौतुक से कहा, खूब, रसोई में उस्ताद है ना। अभी तो स्वपाक ही चल रहा है, किसी दिन जाकर तुम्हारे हाथ की रसोई खाऊंगा। स्वपाक क्यों? माँ षष्ठी की कृपा से बिटिया तो अभी अच्छी ही है। जग्गू ने आंखें सिकोड़ कर कहा, हैं? अर्थात श्यामा सुंदरी प्लेग वाले कलकत्ते में ही विराजमान है। सब हंस उठे। मामी अभी यहाँ है, गांव नहीं चली गई। गांव? जग्गू ने एक बार फिर आसमान सिर पर उठा लिया। गांव के जात भाइयों से तो मेरी माँ का गला गला है। मानदा बुफुआ ने एक बार कहा था, मैं जा रही हूँ बड़ी बहू, चलेगी तो चल। मैंने साफ कह दिया। क्यों? इस अभागे गरीब को मात्रहीन करने का अरमान है। पास में पा जाने पर श्यामा सुंदरी को जिंदा रहने दोगी तुम लोग? मारकर पोखरे के बांध पर गाड़ नहीं दोगी? इसका क्या विश्वास? सुबोध ने आक्षेप के सुर में कहा, यह तो नहीं मालूम था। उसी मानदा मौसी ने माँ से कहा था, मैं जा रही हूँ, बड़ी बहू को साथ ले जाऊंगी। इतना ही तो जानता हूँ। यह पता होता मामी को तो माँ के साथ नवद्वीप भेज देने का इंतजाम कर सकता था। उस समय भाग दौड़। जग्गू हंस उठा। यम को चकमा देने के लिए कितने लोग कितने सालों में के यहाँ जा धम के, सालों के यहाँ, बहनोई के यहाँ, मामा के यहाँ, फुआ के यहाँ, गुरु के यहाँ। अरे मैं पूछता हूँ, यह यम का इलाका किसके घर नहीं पड़ता? सो बता, भागकर यम के हाथों से छुटकारा मिलेगा? वह बेटा अपने दूध को भेजे तो समुद्र के नीचे छिपने से ही क्या छुटकारा है? फिर भी तुम्हारा यह काम उचित नहीं हुआ जग्गूदा, विपदा तो औरतों से ही है। प्रभास ने कहा, मेरा एक मुवक्किल कल नवद्वीप ही जा रहा है। मामी को ना हो तो उसी के साथ। पागल हुआ है? जहाँ माँ वहीं बेटा। मेरी यही सादी भाषा है। दोनों अलग अलग हो तो यम अपना दूध भेजे, तब माँ मरकर बेटे के हाथ से आग नहीं पाएगी, या बेटा मरते समय माँ के चरणों की धूल नहीं पाएगा। बख्शो जग्गू शर्मा, ऐसे झमेले में नहीं फंसता। माँ फिर स्त्री कह रहे, जगत जननी का अंश है, सो तो है। पगले जग्गू की बात पर सभी सदा हंसते, अभी भी हंसे। अब जग्गू आगे बढ़ाया, बोला, तो पाकशाला का भार इन दिनों तुम लोग पर है। क्या पंच व्यंजन बनाया है? इन लोगों की एकांत अनिच्छा के बावजूद जग्गू झटपट रसोई घर में घुस आया। कई दिनों से जो कुछ पक चुक रहा था
वह तो कहने योग्य ही नहीं। अनाज तरकारी जो भी है सब तो भात के साथ ही सीसता है, उसी में नमक तेल हरी मिर्च मिलाकर जो हो जाए। जग्गू ने फिर लापरवाही से कहा, हटो मैं पकाता हूँ। पर तुम तो मछली नहीं खाओगे, सुबोध ने तुम पर बल डाला। चावल से धान निकालते हुए जग्गू ने कहा, सो तो मैं ऐसा कौन सा नवाब हूँ। सुन लो। हाड़ी को ठीक से चूल्हे पर चढ़ाकर जग्गू ने दांत में उत्तर दिया, किससे किसकी माने, आदमी से आदमी की तुलना कर रहा है। स्त्रियां आजीवन यह काम करती हैं, पुरुष नहीं करते। आज मैं तुम्हें एक पोस्ते की चचड़ी खिलाऊंगा, देखना कैसी बनी है। खोज ढूंढकर वह सिलौटा ले आया, फिर ताक ऊपर की डिबिया को टटोलने लगा। लेकिन फुआ तो यह सब लेने से रही, सारा कुछ धोएंगी मांजेंगी। औरतानी काम में जग्गू औरतों से तिल भर भी कम नहीं, इसका उसने प्रमाण दिया। 7 दिनों के बाद आज इन लोगों ने रसोई की गंध पाई और सही आवाज भी, रूप भी दिखा। रस स्वादन के लिए रसना ललकी। पका चुकाकर हाथ धोकर धोती के छोर से पहुंचते हुए जग्गू ने कड़ा आदेश दिया, कल से खबरदार हाड़ी मत छूना, वहां चले आना। मन से राहत की सांस लेते हुए सुबोध बोल उठा, ऐसा भी होता है 4-4 आदमी मामी के मत्थे मत्थे माने, रसोई तो करती है, थोड़ा अधिक पकाएगी बस ना। क्यों मेरी माँ क्या काम चोर है? भन भन मत करो। हाँ, यह भरोसा नहीं दूंगा कि मामा के यहाँ की खातिरदारी मिलेगी। दाल चुचड़ी भात बस। दाल चुचड़ी, हाय रे, दाल चुचड़ी इनके लिए इस समय कैसा परम पदार्थ है, यह जग्गू क्या समझेगा। चुचड़ी का नाम सुनते ही तो रोमांच हो गया, किस चीज की क्या कीमत, यह शायद उसका अभाव हुए बिना समझ नहीं आता। अब मानो लग रहा है चावल उबालना या दाल चुचड़ी पकाना बिल्कुल मामूली काम नहीं, लगता है स्त्री विहीन घर शमशान के ही समान है। आज का खाना बुरा नहीं हुआ, कल से पका पकाया मिलने की दिलासा भी मिली, मिजाज ठीक होना चाहिए। लेकिन प्रबोध के मन में पगले जग्गू की बात चुभ रही है। जग्गूदा भी कोई आदमी है, जग्गूदा की बात कोई बात है। किस घर में यम नहीं, यम के प्यादे आदमी को छोड़ते हैं, नियति पर वश नहीं। हर बात ही तो हीरे के टुकड़े जैसी दामी है। जब तक वह कलचुन चलाता रहा, बक बक करता रहा। शायद यह आदमी उस समय आ जाता और माँ को ज्ञान देता। विपत्ति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रबोध जो बच्चों के पोखरों को जगह में रखकर आया है, उसमें विपत्ति नहीं हो सकती। युक्ति क्रमशः भारी होने लगी और अंत तक वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगले ही रविवार को जाकर उन्हें ले आएगा। अभी तो यहाँ सब ठीक है, राम नाम सत्य है का भी सुनाई पड़ता है। तो फिर प्राण पाकी के पिंजरे से के बाहर कुत्ते बिल्ली के मुंह में क्यों छोड़ा आया? ईश्वर जाने इसी बीच पंजा मारा है या नहीं। उस औरत को अकल वकल का तो वास्ता है नहीं, स्वदेशी सुनाकर गल गई। निसंदेह इतने दिनों में घनिष्ठता भी हो गई होगी उसके साथ, जरूर। नहीं तो एक चिट्ठी भी नहीं देती, एक चिट्ठी नहीं लिखने। हाँ, प्रबोध के आते समय स्वर्णलता का वह काठ का स्वभाव मानो बदल गया था। बहुत दिन पहले की तरह हंसमुख लग रही थी। झुककर पांव की धूल लेते हुए हंसकर बोली, अचानक अगर मर जाऊं इसलिए पहले से ही माफी मांग लेती हूँ। प्रबोध के क्या इच्छा हो रही थी कि स्वर्णलता को जंगल झाड़ी में रखाने की, किंतु उपाय क्या था? नहीं, वापस लिए आना ही पड़ेगा। और फिर बहन बहनोई के लिए यह अपमानजनक ही होता, अतएव प्राण रखकर देह को ले आना होगा। जी में आ रहा था कस कर लिपट कर प्यार कर ले, परंतु बच्चे आसपास घूम रहे थे, इसलिए आंखों में बेबसी निखार कर ही मनोभाव को प्रकट करना पड़ा। चिट्ठी लिखने से गुस्सा होगा, क्या पता तुम्हारे घर में इसका रिवाज है या नहीं। ब्याह होने के बाद से आज तक तो तुम लोगों के ही गले पड़ी हूँ। चिट्ठी लिखना किसे कहते जानती ही नहीं, अब जानना। यह कह कर पलट कर ताकते पर बहुत चला गया। अविश्वास नहीं होगी, डर बेशक नहीं, मगर स्वभाव ही तो पुरुषगंधी है। जहां पर पुरुष वहीं कान नाक चौकन्ने। और कहती क्या है, कान बिछाकर सुनती हूँ। नया कुछ हो कहता है या नहीं? कहती है सखी गंगा जल का नाता जोड़ने का शौक नहीं। रात दिन वह औरतानी गप सुनने को जी नहीं चाहता। तो फिर समझो तुम औरत हो और औरतानी गप से अरुचि, या कोई बात हुई? मजली बहू अपने नहर की तरफ किसी को तो लेवेंडर बनाई, छोटी बहू ने पास ही के घर की बहू को गुलाब फूल बनाया, विराज ने अपनी देवरानी की बहन को बेला फूल बना लिया, यहाँ तक कि मुक्तकेशी तक ने इस बुढ़ापे में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में 2-2 बुढ़ियाओं से सागर और मकर का सखित्व जोड़ लिया। विधवा की सहेली बनाने में खर्च खास नहीं, मछली नहीं, मिठाई नहीं, पान सुपारी नहीं, साड़ी नहीं, केवल 5 बताशे और कच्ची सुपारी हाथ में लेकर सूर्य को साक्षी रखकर चीरबंधन की प्रतिज्ञा। सधवाओं को खर्च अधिक पड़ता है।
सधवाओं ने साध्य के हिसाब से किया, साड़ी, सिंदूर, पान, मिठाई, लेकिन स्वर्ण ने किसी से कुछ नहीं जोड़ा। उसने मुस्कुरा कर कहा, मिताई यदि किसी से होगी तो यूं ही हो जाएगी, पूजा पाठ किए बिना नहीं होगी। उससे अपनी कोई रुचि नहीं। लोगों ने आड़ ओट से कहा, बात दरअसल यह है कि तुम किसी को पसंद नहीं करती। स्वर्ण के पति ने भी खींच के व्यंग से कहा, तो क्या स्त्री ने जब रुचि नहीं तो किसी पुरुष को ही ढूंढकर मन का मीत बना लो। स्वर्ण की आंखों में कौतुक नाच उठा। उसने सिर हिलाकर प्रबोध के सिर घुमाने की अदा करते हुए कहा, क्या कुछ बेजा नहीं किया? घर में स्त्री नहीं होने से किसी बात में कुछ ठीक नहीं होता, किसी को नहीं। उसे देखे ना देखे फिर भी असली बात तो यह है। प्रबोध अपने संकल्प पर दृढ़ रहा कि कल ही प्रस्थान किया करेगा, बिना खबर दिए जाएगा, कह देगा चिट्ठी पत्र नहीं, और इधर अचानक एक बुरा सपना देखा। और यहाँ क्या कहेगा यह भी ठीक कर लिया। कहेगा मामी के मत्थे और कब तक खाएगा, और फिर बहनोई के यहाँ ही बीवी बच्चों को कितने दिनों तक रखा जाए। किंतु पता नहीं वहां जाकर क्या देखना पड़े, आनंद और आतंक। इन दोनों की ताड़ना से प्रबोध छटपटाता रहा।